हेलो फ्रेंड्स। तो हम बात करने वाले हैं इट वेलकम टू डेरी के सेमीफाइनल के बारे में, यानी कि एपिसोड 7 के बारे में। इस एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा हॉरर, ब्रूटैलिटी और इमोशनल सीन्स है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत साल 1908 में उस कार्निवाल के दिखाते हुए शुरू होता है। रिंग मास्टर लोगों को बुला रहा होता है, शो शुरू होने वाला है, जल्दी आ जाओ। तभी शो शुरू होता है। पेनीवाइज परफॉर्म करने लगता है। उसे देख के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। उसकी बेटी बैक स्टेज में म्यूजिक चलाती है। तभी पेनीवाइज यानी बॉकरे अपना हिट स्टेप डांस करने लगता है, जिसे देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और स्टेज पे चढ़ जाते हैं। सभी हमें यहाँ पे रेड बलून्स दिखाया जाता है। सारे बच्चे बलून फोड़ने लग जाते हैं और तभी पेनीवाइज बैक स्टेज के अंदर चले जाता है। तभी हम यहाँ पे नोटिस करते हैं एक लड़का बाहर दूर विंडो पे खड़ा रहकर ये सब देख रहा है। पेनीवाइज अपना मेकअप उतार रहा होता है। तभी उसकी बेटी उसकी वाइफ का मेकअप पहन के और उसका कॉस्ट्यूम पहन के उसके सामने आ जाती है। वो उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। उसकी बेटी कहती है हम दोनों मिलकर स्टेज पर परफॉर्म करेंगे। तभी वो कहता है हम दोनों की जोड़ी दुनिया की सबसे अच्छी जोड़ी रहेगी, पेनीवाइज और पेरीविंकल की जोड़ी। पेरीविंकल उसकी माँ का स्टेज नेम होता है, जिसे सुनकर वो भी खुश हो जाती है। पेनीवाइज की बीवी के मर जाने के बाद पेनीवाइज बहुत अपसेट रहा करता है। वो लोग पहले बड़े सर्कस में परफॉर्म किया करते थे। खैर रात में इसका फिर से दूसरा शो होने वाला होता है। शो शुरू होने में थोड़ा टाइम रहता है। तभी पेनीवाइज कार्निवल के पास खड़ा रहकर शराब पी रहा होता है। तभी जंगल से एक बच्चा आ आता है और पेनीवाइज को कहता है मेरे माँ बाप नहीं मिल रहे, उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करो। तभी पेनीवाइज कहता है मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। और लड़का कहता है तुम्हें बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तभी जंगल में से एक औरत की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और वो लड़का कहता है वो मेरी माँ है। पेनीवाइज अपने बच्चे की माँ के बगैर बहुत परेशान रहती है, ये सोचकर उस बच्चे की हेल्प करने के लिए उसके साथ जंगल में चले जाता है और उसके बाद वो लौटकर कभी नहीं आता। शायद वो बच्चा ईट था या फिर वो बच्चे के रूप में आया था। ये वही बच्चा था जो दूर खड़ा रहकर विंडो में से शो को देख रहा था। इधर इंग्रत करतन उसकी बेटी उसको ढूंढ रही होती है, उसका शो शुरू होने वाला होता है। तभी रिंग मास्टर लोगों से बात कर रहा होता है। ये पेनीवाइज का ये रुमाल पेनीवाइज का और इस पे खून लगा है, ये जंगल में मिला है, शायद उसे भेड़ियों ने मार दिया होगा। क्योंकि उस टाइम पे ईट के बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते थे, सिर्फ नेटिव अमेरिकन को उतना ही ईट के बारे में पता था। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। एपिसोड वहीं से शुरू होता है। बहुत सारी गाड़ियां आकर उस ब्लैक स्पॉट के सामने रुक जाते हैं और उसके अंदर से सभी लोग मास्क पहने हुए बाहर निकलते हैं। और अंदर उन सभी ब्लैक लोगों के बीच में एक वाइट लड़की रहती है, जिसे ये लोग डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। यानी कि रेसिज्म का इतना इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस चला था। तभी हेलोरेन पूछता है तुम्हें क्या चाहिए, ये ब्लैक स्पॉट हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, तुम्हें क्या चाहिए। तभी वो लोग कहते हैं हमें पता है हैंक यहाँ पे छुपा है, हमें हैंक दे दो, हमें किसी से कुछ नहीं कहना, बस हमें हैंक दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। तभी हेलोरेड कहता है हैंक यहाँ पे नहीं है। और वो लोग सब पर बंदूक तानते हैं और कहते हैं अगर नहीं है तो हमें चेक कर लेने दो। तभी अंदर से हैंक भाग कर आता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, इन सब को छोड़ दो, इन सब की कुछ भी गलती नहीं है। मगर हेलोरिन और उसके दोस्त भी बंदूक निकालते हैं और वो भी उन पर बंदूक तानते हैं और कहते हैं ये भी हमें गवर्नमेंट नहीं दिया है। उसके बाद बोअर सबको लेकर बाहर निकल जाता है और बाहर जाते ही वो लोग बाहर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तभी रिच हल्के से खिड़की में जाकर झांकता है और देखता है ये लोग आग लगाने वाले हैं। सभी लोग दरवाज़ा खोलने के लिए जाते हैं, कोशिश करते हैं, मगर दरवाज़ा बाहर से बंद रहता है। उसके बाद खिड़कियाँ खोलने की कोशिश करते हैं मगर खिड़कियाँ भी नहीं खुल पाती। सभी वो लोग आग लगा देते हैं और आग को देखकर सभी लोग ज़्यादा घबरा जाते हैं। कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं, खिड़की तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मगर बाहर से उन पर गोलियां चला देते हैं और अंधाधुंध अंदर भी सबके ऊपर गोलियां चलाने लग जाते हैं। तभी हेलोरिन को याद आता है उस फ्रिज के नीचे पानी बह रहा था, तो वो अपने दोस्त की मदद से फ्रिज को हटाता है। तभी उसके दोस्त को गोली लग जाती है और वो फ्रिज को उठा के फेंक करके उस पाँव से मार के वहाँ पे जगह बनाता है। जगह बनाकर जैसे ही जाने वाला होता है, वहाँ पे उसको एक नेटिव अमेरिकन की लीडर दिखाई देती है, यानी उसकी आत्मा। और उसकी आंखें पूरे सफ़ेद रहती है। जैसे ही हेलोरिन उसको देखकर आवाज़ देता है और उसकी आंखें नॉर्मल हो जाती है।
हेलोरेन उस आत्मा से पूछता है, बच्चे कहाँ हैं, बच्चों का पता करो। लेकिन तभी ईट की एंट्री हो जाती है। ईट वहाँ पे पहुँच जाता है दावत उड़ाने के लिए। एक लड़की सोफे के पास बैठ कर रो रही होती है। ईट चाहता है उसको हेल्प हेल्प करने के लिए हाथ बढ़ाता है। जैसे ही उसको हाथ देती है उसको पकड़ के खाने लग जाता है। तभी वहाँ पे रॉनी पहुँच जाती है और रॉनी उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पे हेलोरेन आ जाता है। जैसे ही हेलोरेन को देखता है, ईट कहता है, डिक्की, क्यों मरे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं ना। जैसा मैंने पिछले एपिसोड में कहा था, वो ईट ही था जो उसके दादा की शक्ल में आकर उसकी बुरी शक्तियों को आज़ाद कर दिया था। हेलोरिन विल रोनी के साथ हैंक को वहां से बाहर निकालता है और फिर वापस मार्श और रिच को निकालने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, ऊपर से छत गिर जाती है और आग पूरी तरह से फैल चुकी होती है। तभी रिच बांस में पड़ी हुई फ्रिज को खींच के वहाँ पे ढक्कन निकालता है। उसमें सिर्फ एक आदमी को बैठने की जगह होती है। वो मार्श को अंदर बिठाता है। वो जैसे ही अंदर बैठती है, उसका डोर बंद करके डोर के ऊपर लेट जाता है। तभी वो अपना प्यार का इजहार करने लगता है। वो कहता है उसके स्कूल के पहले दिन ही उसको मार्श से प्यार हो गया था और तभी मार्श भी उसे प्रपोज करती है। बहुत ही इमोशनल सीन था भाई ये। खैर, बाहर सबको यकीन हो चुका था कि अब कोई नहीं बचा, साहब मर गए हैं और वो सभी निकल जाते हैं। मगर स्टैनली कर्स की गाड़ी चालू नहीं होती है। तभी वो देखता है मिसेस कर्स वहाँ पे आ जाती है पेरी विंकल के कॉस्ट्यूम में। तभी स्टैनली कहता है, ये तुम यहाँ तुम क्या कर रही हो, ये क्या लगा रखा है। तभी वो कहती है, यही तो हूँ मैं, यही मेरा असली रूप है। स्टैनली कहता है, सीधा घर जाओ वरना तुम्हारी बेल्ट से बहुत बुरी तरह सुताई होगी। तभी मिसेस कर्स कहती है, पापा। यही जैसे ही स्टर्लिंग पीछे मुड़ता है, एक बुच्चर की नाइफ से उसके सर के दो टुकड़े कर देता है और ये सीन बहुत ही ब्रूटल था भाई। और उसको खाने लग जाता है, मगर वो उसे उतना टेस्ट नहीं लगता। उसको सिर्फ बच्चों का, जो डरे हुए बच्चे रहते हैं, परेशान बच्चे रहते हैं, उनका उनका सिर खाने के लिए और उनका दिमाग खाने के लिए उसको इंटरेस्ट आता है। इसीलिए वो ज़्यादातर बच्चों के पीछे रहता है। तभी मिसेस कर्स कहती है, मुझे पता था पापा आप ज़रूर आओगे। इतना सारा खून खराबा होते हुए आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। ये सब मैंने आपके लिए ही किया है, आपसे मिलने के लिए। सन की औरत पापा के पैर में इतने सारे लोगों की जान ले गई। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था, जो बोर्स को टिप देने वाली औरत यही थी। खैर, तभी पेनीवाइज उसको पापा को बो करके दिखाओ कहता है। उसके बाद उसे गले लगाता है। कुछ पल के लिए उसको खाने के बारे में सोचता है, मगर उसके दिमाग में सिर्फ प्यार और इमोशनल भरा हुआ होता है। सॉरी, इमोशन भरा हुआ होता है। तभी वो कहता है, तुमने अच्छा किया, तुमने बहुत अच्छा किया, अब मेरा सोने का वक्त हो गया है। हम फिर मिलेंगे, मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, मैं हर बार आता हूँ। तभी मिसेस कर्स उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे रोकती है, मत जाओ पापा। तभी वो गुस्सा होकर मुड़ के हंसने लगता है। तभी मिसेस कर्स कहती है, तुम मेरे पापा नहीं हो, तुमने मेरे पापा के साथ क्या किया है। इतना कुछ कांड करने के बाद इसको अब समझ में आया इसका बाप नहीं है। खैर, तभी ईट कहता है, मैं इसे खा गया, अब भी वो मेरे अंदर मौजूद है। तभी वो अपने मुंह से येलो लाइट निकालता है और मिसेस कर्स हवा में उड़ने लगती है। सुबह होने वाली होती है। वहाँ पे फ्रायर और बगेटर वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तभी मार्च उस बॉक्स के अंदर से उनको आवाज़ देती है, उसको बाहर निकाला जाता है। बाहर निकलती ही वो रिच को ढूंढने लगती है और रिच वही बॉक्स के बगल में बैठा हुआ होता है। मार्च जाके चेक करती है, मगर वो मर चुका होता है और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी विल और रानी भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। सभी लोग मिलकर रोने लग जाते हैं। भाई सच कह रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन था। अगर यहाँ इट रिच को नहीं खाया था, क्योंकि उसके सिर में सिर्फ, उसके दिमाग में सिर्फ मार्श के लिए प्यार और सिर्फ इमोशनल भरा हुआ था और उसके अंदर कुछ भी डर नहीं था। रिच को स्ट्रेचर में ले जा रहे होते हैं, तभी मार्श उन्हें रोकती है और उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ के फिर से चेक करती है। भाई आखिरी उम्मीद, मगर अफसोस। तभी हम मिसेस कर्स को भी देख पाते हैं, जो अजीब हालात में होती है, उसको स्ट्रेचर में ले जा रहे होते हैं। वहाँ पे विल के मम्मी पापा भी पहुँच जाते हैं। विल कहता है, हमें हेलोरन ने बचाया है। तभी फुल्लर लिरॉय को इशारा करके अपने पास बुला लेता है। रॉनी शार्लेट को बताती है उन लोगों ने हैंक को जंगल में छुपाया है। ये लोग सभी हैंक के पास जाते हैं। फुल्लर और मेजर लीरॉय हेलरॉय से मिलने जाते हैं। अब हेलोरेन सारे मरे हुए लोगों के आत्मा देख सकते थे और आत्माओं को भी पता चल गया था, ये उन सबको देख सकता है। वो सारे जो भी वहाँ पे आग में जलकर मर गए थे उसके शव पर खड़े हो जाते हैं और फुसफुसाने लग जाते हैं। वो कहते हैं, इन्हों बताओ हमें किस तरह से मारा गया है, हमारी कैसी मौत हुई है। मगर हेलोरेन यहाँ पे मजबूर था।
तभी फुलर कहता है उस एंटिटी के वापस आने के पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हेलोरिन कहता है वो अब जा चुका है, मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, और उसका हाइबरनेशन शुरू हो चुका है और 27 ईयर्स के लिए वो नहीं आएगा। तभी वो कहता है उसने एक पिलर का पता लगा लिया है, उसके लिए उस नेटिव अमेरिकन के लीडर के आत्मा के पीछे जाना पड़ेगा। लीरा शार्लेट के बेटे को लेकर बेस में चले जाओ, जैसे ये ख़त्म हो जाएगा मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें, हाँ ऐसे ही मैं वापस आऊँगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकालूंगा। फिर हम देखते हैं रेडियो में न्यूज़ चल रहा होता है, उसमें कहा जाता है ब्लैक स्पॉट में ब्लैक लोगों का शराब का अड्डा था, जहाँ पे ब्लैक लोग पार्टी किया करते थे, और उसमें आग लगने की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, और उनको बचाते बचाते बुचर स्टेलिन की भी मौत हो गई। स्टेलिन अमर रहे, स्टेलिन बहुत बहादुर आदमी था, और वहीं पर उस मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की भी मौत हो गई है। दूसरी तरफ नेटिव अमेरिकन्स की फिर से मीटिंग होती है, उसमें वो डिस्कस करते हैं अब ये साइकिल तो शुरू ख़त्म हो चुका है, अब 27 ईयर्स के लिए अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 20 ईयर्स के लिए हम लोग 27 ईयर्स तक हम लोग आराम से चैन की सांस ले सकते हैं। और दूसरी तरफ उनको मिल्को पिलर मिल जाता है जो कि नेटिव अमेरिकन्स के मरे हुए लीडर के ग्रेव के पास था। उस पिलर को टर्टल के शल के अंदर रखा गया होता है। अगेन यहाँ पे मैथुरेन का फिर से रेफरेंस आ गया, शायद ईट को कैद करने वाला भी मैथुरेन ही होगा शायद। शार्लेट हैंक को लेकर रोज के घर जा रही होती है, रोज के पास मदद मांगने जा रही होती है, तभी वो अपने बेटे से कहती है वो बेस छोड़ के बाहर कहीं भी नहीं जा सकता, उसको बेस के अंदर ही रहना है। वो बताता है वो अपने फ्रेंड लिली से मिलना चाहता है, मगर वो मना करती है उसको घर पे रहने के लिए बोल के, वो रोज से मिलने चले जाती है। दूसरी तरफ रॉनी और मार्श घर पर जाते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं। रिच के बारे में सुनकर वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। सब लोग मिलकर टावर पर जाते हैं रिच का सामान कलेक्ट करने के लिए। सभी सामान कलेक्ट कर रहे होते हैं, तभी एरोप्लेन को देखकर मार्श बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि रिच उसे मेन स्ट्रीट तक कभी भी नहीं उड़ा पाया था। खैर, पिलर मिलने के बाद फुलर कहता है लीरॉय को तुम्हारा काम अब ख़त्म हो चुका है, तुम जा सकते हो। मगर लीरॉय कहता है प्लान ये नहीं था। फुलर कहता है प्लान बदल चुका है, ये शॉ का ऑर्डर है, क्योंकि अब ईट सो चुका है तो हमारे पास बहुत टाइम है, तो हम इसको लैब ले जाने के बजाय इसको हम बेस ले जाकर चेक करेंगे। शार्लेट हैंक को लेकर रोज के घर पहुंच जाती है और उसे मदद मांगती है। हैंक को बॉर्डर क्रॉस कराने के लिए उस रोज को ज़रूरत पड़ती है, रोज की हेल्प के लिए वहाँ पे गई होती है। तभी उसका भतीजा डैनियल वहाँ पे भाग कर आता है और कहता है उन लोगों ने पिलर को ढूंढ लिया है। दूसरी तरफ फुलर उस पिलर को आग में डालने का परमिशन देता है, ऑर्डर देता है। जैसे ही उसमें आग में डाल रहे होते हैं तभी वहाँ पे हेलोरेन पहुँच जाता है, सॉरी लीराय पहुँच जाता है, और वो उन्हें रोकता है और सारे सोल्जर्स उस पर बंदूक तानते हैं। तभी ऊपर से शॉ सबको बंदूकें नीचे करने कहता है और लीराय को ऊपर बुलाता है। लीराय कहता है तो आपका प्लान पिंजरे को छोटा करना नहीं था, रशिया वार की कहानी भी झूठी थी। शॉ कहता है हमारे लोग ही हमारे दुश्मन हैं, मैं तंग आ गया हूं इन आंदोलन से। तुमने देखा ब्लैक स्पॉट का हादसा, अगर ईंट की जगह दूसरा और किए होते तो अब तक रोडों पे ऊपर लोग उतर गए होते, तो ईंट का डर सबके अंदर होना है। तभी लीरॉय समझ जाता है शॉ भी रेसिज्म को सपोर्ट करता है और वो भी रेसिज्म में मानता है। लीरॉय कहता है अगर तुम लोगों ने पिलर को जला दिया तो पूरी तरह से आज़ाद हो जाएगा और उसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल होगा, और वो ब्लैक वाइट किसी भी नहीं छोड़ेगा, सबको सभी बच्चों को खा जाएगा। शॉ कहता है कुछ बच्चों को कहा जाएगा तो इससे मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तभी वो उस पत्थर को आग में डालने का ऑर्डर दे देता है। लीरॉय शॉ पर बंदूक तानता है, तभी पीछे से फुलर आकर शॉ के लीरॉय के सर पर बंदूक तानता है। अकेला लीरॉय क्या ही कर लेता पूरी आर्मी के सामने, और वो गुस्सा होकर वहां से निकल जाता है। जैसे ही उस पिलर को आग में डालते हैं तो दिखाया जाता है इट जो बहुत सारे लाशों के बीच में खून में सोया हुआ था, वो जाग जाता है। अब वो पूरी तरह से आज़ाद हो गया था, वो कहीं भी आ जा सकता था। विल अपने घर पर होता है, सोडा निकाल के पी रहा होता है, तभी उसको वहाँ पे रॉनी का कॉल आता है। विल रॉनी से बात करने लगता है, बात करते करते अचानक रॉनी अजीब तरह से बात करने लग जाती है। टॉक्सिक गैस मेरे फेफड़े में घुस गया, ऐसा लग रहा था जैसे पॉपकॉर्न फटने वाले हैं, अजीब तरह की हरकतें करने लग जाती है, जिससे कि विल समझ जाता है ये रॉनी नहीं है और वो चिल्लाने लग जाता है मुझे मैं सुनाई तुमसे नहीं नहीं दिया। डरता। मैं जानता हूँ तुम कौन हो।
तुम मुझे डरा नहीं सकते। घबराओ मत विली सुन लिया बॉय। तुमने? मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं अब डरने वाला नहीं हूँ। मुझे सुनाई नहीं दिया। सामने आ जाता है और अपने मुंह से येलो लाइट डेड लाइट निकाल के विल को समन कर लेता है और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फाइनल एपिसोड को देखने के लिए। आप लोगों को ये एपिसोड का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं अगले किसी और वीडियो के एक्सप्लेनेशन में। टिल देन बाय।